Good morning students. Today we are going to discuss about क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक है. इसके अलावा हम एक टॉपिक और लेंगे आज, वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स. ओके, तो पहले हम इसे देख लेते हैं. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में हमने पढ़ा था सोप के बारे में. ये टॉपिक जो हमने पढ़ा था, एक्चुअली सोप हमने किस टॉपिक में पढ़ा था, एसोसिएटेड कोलॉइड में स्टडी किया था इसको, जिसमें मैंने आपको सोडियम स्टीरेट का एग्जाम्पल दिया था और कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर बताया था. इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पोर्शन है हाइड्रोकार्बन की, जो ये चेन है, उसको हमने क्या नाम दिया है, टेल का नाम दिया है. और ये क्या होती है, लायोफोबिक होती है, यानी वाटर हीटिंग ये पोर्शन है. स्टीरेट आयन का ये वाटर हीटिंग पोर्शन है. और ये जो इतना पोर्शन था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये है क्या, ये हेड है. और ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, यानी ये वाटर लविंग पोर्शन है. ठीक है, इतनी हमने बात कर ली थी. साथ में इसी को हमने क्या बताया था कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो ये एक स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, माइसिल का नाम दिया था. कुछ ऐसा मैंने आपको बनाकर बताया होगा कि जो हेड होता है वो क्या होता है, आउटर साइड होता है, जो टेल होता है वो इनर साइड होता है, और स्फेरिकल शेप हमें मिल जाता है. ठीक है, और उसी को हमने क्या नाम दिया था, माइसिल का नाम दिया था. ओके, अब हमें ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ेंगे तो जब हमारे किसी भी क्लोथ के ऊपर अगर डर्ट लगी है, स्टेन लगा हुआ है, लाइक अगर स्टेन ग्रीस का हो या फिर ऑयल का हो, तो उसको हटाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो क्या होता है, माइसिल का होता है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसी का होता है. तो इसीलिए हमने अभी इसको रिकॉल किया है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. ओके, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई भी क्लॉथ है. ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या हो गया है, एक स्टेन लग गया है. ठीक, अगर यहाँ पर स्टेन लग गया है तो आपने देखा होगा मम्मी क्या करती हैं, एक बाथ टब लेती हैं या वॉशिंग मशीन होती है तो वॉशिंग मशीन में वो क्या लेती हैं, पहले पानी लेती हैं, उसमें डिटर्जेंट डालती हैं. अगर डिटर्जेंट नहीं यूज़ करती हैं तो बहुत सारे लोग सोप भी यूज़ करते हैं. सोप को अच्छे से रब करते हैं. ठीक है, और खूब अच्छा सा फ्रोथ बनाते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन पर, CMC की कॉन्सेंट्रेशन पर लेकर जाते हैं, अदरवाइज़ ये क्लीन ही नहीं होगा. ठीक है, माइसिल बनेंगे नहीं तो क्लीन ही नहीं होगा. ठीक है, वैसे ही डिटर्जेंट के साथ भी होता है. इसको अच्छे से एजिटेट किया जाता है, खूब झाग वाग निकल आता है तो हम उठा करके अपनी शर्ट को इसमें क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं. ओके, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. सपोज करते हैं कि ये शर्ट की सरफेस है और ये क्या है, स्टेन है. ओके, जब आपने इस पर सोप ऐड कर दिया है, ठीक है, तो सोप में मैंने आपको बताया ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं एक सोप में. स्टीरेट आयन है, ये टेल है और ये हेड है. तो यहाँ पर होता क्या है, जो टेल होती है, ठीक है, वो टेल क्या करती है, पेनिट्रेट कर देती है स्टेन के अंदर. अब वो चाहे ग्रीस का हो, ऑयल हो या डर्ट पार्टिकल भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये टेल क्या करती है, पेनिट्रेट कर जाती है इसके अंदर. और जो हमारा हेड होता है ये आउटर सरफेस पे ही रहता है. ये भी देखिए ऐसे करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइसिल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, ऐसा बना देती हूँ. ठीक है, सपोज करो कि ये हमारा स्टेन है और ये क्या हो गया है, माइसिल से पूरी तौर से गिर गया है. ठीक है, अब यहाँ पर ये करता क्या है, जो इसकी टेल है, जो इस स्टेन के अंदर या ग्रीस के अंदर पेनिट्रेट हुई है, ये क्या करती है, इस ग्रीस को या ऑयल ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देती है. सपोज करिए कि ऐसे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, और हर एक पार्ट में होता क्या है, हर एक पार्ट को ऐसे ही स्टीरेट आयन क्या कर लेते हैं, कवर करके माइसिल में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये वाटर में अभी प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमने अपनी शर्ट को किस में ऐड की, डाला हुआ है, वाटर में हम पानी डालेंगे. तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ भी होता है. तो यहाँ पे बन क्या जाता है, इमल्शन बन जाता है. इमल्शन के बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि एक ऐसा कोलोइडल सोल्यूशन जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तो पार्ट है, ये हेड है, ये क्या है, वाटर लविंग पार्ट है. ठीक है, और जो अंदर पेनिट्रेट हुई है टेल, वो कैसा था,
टेल है, ऑब्वियस सी बात है, और वाटर हीटिंग है, ठीक है। अब आपने अच्छे से वॉशिंग मशीन में अच्छे से एजिटेट कर दिया है, या हाथ से ही आपने एजिटेट कर दिया, बाय हैंड आपने अच्छे से रब कर दिया है अपने कपड़े को। उसके बाद आप उसमें डालोगे क्या? वाटर डालोगे डिटर्जेंट हटाने के लिए या फिर सोप हटाने के लिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वाटर लविंग पार्ट तो कहाँ पर है? आउटर साइड है, और हेटिंग पार्ट कहाँ पर है? वो अंदर पेनिट्रेट कर गया है। साथ में उसने स्टेन को या फिर डर्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया, एक इमल्शन बना दिया वहाँ पे, ठीक है। जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वाटर लविंग पोर्शन है, वाटर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और ये जब आप वाटर को वॉश आउट करोगे, हटाओगे, फेंकोगे, तो ये क्या करेगा? उसी के साथ निकल जाएगा। और जो टेल है, ये टेल किस में पेनिट्रेट हो चुकी है? स्टेन में। साथ में स्टेन भी क्या हो जाएगा? वो भी वॉश आउट हो जाएगा। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, स्टेन है या डर्ट है, जो भी है, ये वॉश आउट हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है, और ये पार्ट्स वापस एग्रीगेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं एग्रीगेट हो सकते? क्योंकि सबकी सरफेस पे आप देख रहे हो सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो ये क्या हो एग्रीगेट हो नहीं सकते। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं? कोलॉइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। और कोलॉइडल सोल्यूशन कैसा है? इमल्शन है, जहाँ पर आपका फेज और मीडियम दोनों ही कैसी है? लिक्विड है। और इस तरह से आप वाटर डालोगे तो ये पूरा हेड जो है वो वाटर लविंग है, वाटर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा और वॉश आउट हो जाएगा। इस तरह आपका डर्ट क्या हो जाएगा? या स्टेन, ग्रीस का स्टेन या फिर ऑयल का स्टेन क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ओके, तो हम यहाँ पर कोलॉइड्स का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। और जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड को स्टडी किया था तब हमने दो टाइप के कोलॉइड्स को स्टडी किया था। एक था हमारा लायोफिलिक कोलॉइड्स, ओके, और दूसरा हमारा था लायोफोबिक कोलॉइड्स। ओके, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स के केस में तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके केस में आपको ये बताया था कि ये डायरेक्ट आप क्या करो? डिस्पर्स्ड फेज लो, ओके, डिस्पर्जन मीडियम लो, और दोनों को क्या कर दो? शेक कर दो अच्छे से। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम अराइज हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई मेथड का यूज़ करना पड़ेगा अपने कोलॉइडल सोल्यूशन को बनाने के लिए। ओके, तो इसका तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म। अब जिस प्रोसेस में जब हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स को स्टडी करेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स को हम के थ्रू हम किस टाइप के कोलॉइडल सोल्यूशन को बनाएंगे? लायोफोबिक कोलॉइडल सोल्यूशन को। ओके, अब लायोफोबिक कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं? दो तरीके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड होगा हमारा डिसइंटीग्रेशन मेथड। ओके, first one is disintegration and next one is कंडेंसेशन मेथड, या फिर आप इसी को एग्रीगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, एग्रीगेशन मेथड। ओके, इन दोनों मेथड में आप एक चीज़ समझ लीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ किसके बीच में वैरी करना चाहिए? 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तभी हम कोलॉइडल सोल्यूशन बना पाएंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में या लेक्चर्स में स्टडी किया था। ओके, तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम करते क्या हैं? हमारे पास जो साइज़ होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का वो 1000 nm से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम उन्हें क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ओके,
और कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो हम उन्हें कंडेंस करते हैं, एग्रीगेट करके उनको कोलॉइडल रेंज में यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पे हम ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके छोटा करते हैं साइज को, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं और साइज को क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों का। अब इसमें हमें कुछ मेथड बताया गया एनसीईआरटी में, उसे स्टडी करना है। कंडेंसेशन में कुछ जो मेथड बताए गए हमें उसे स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो मेथड हमें बताया गया है वो है पहला हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ओके, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, सॉरी डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसे आप लोग ब्रिडिग आर्क मेथड के नाम से भी जानते हो। ओके, इसके अलावा जो दूसरा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है पेप्टाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 मेथड आपको स्टडी करने हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक है केमिकल मेथड जो एनसीईआरटी में दिया गया है। केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हो या मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन हमें दिए गए हैं वो हैं 4 रिएक्शंस। एक है ऑक्सीडेशन, ओके, एक है हमारे पास रिडक्शन, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलिसिस, और एक है हमारे पास डबल डीकम्पोजिशन। ओके, डबल डीकम्पोजिशन, जिसको आप लोग आयन एक्सचेंज मेथड भी बोल सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको हम ब्रिडिग आर्क मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रिडिग आर्क मेथड के थ्रू हम लोग जिस मेटल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वो है हमारा गोल्ड है, और सिल्वर है, ओके, और पीटी यानी प्लैटिनम है, AuAg PT। इन तीनों का जब कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की बात आती है तो हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या है, ब्रिडिग आर्क मेथड है। ओके, अब इस मेथड में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हम करते क्या है, यहाँ पर गोल्ड को या सिल्वर या प्लैटिनम को छोटे छोटे से उनके आयंस में ब्रेक करते हैं। यानी कि पहला तो हम करते क्या है, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे करना क्या है, डिसइंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले स्टेप में डिसइंटीग्रेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप में जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो छोटे छोटे से हमें मेटल्स के पार्टिकल्स मिले हैं उन्हें कंडेंस करना है। बस यही चीज़ यहाँ पर समझने की है। उन्हें हम फिर क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप सोचोगे कि डिसइंटीग्रेशन और कंडेंसेशन, आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे जब पूरी प्रोसेस स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि हमने डिसइंटीग्रेशन करने के बाद उसको तुरंत कंडेंस क्यों किया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बच्चों करते क्या हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ओके, ये हमने एक कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में हमें करना क्या होता है, वाटर फिल करना होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया है, H2O। उसके बाद इस कंटेनर को उठा करके हम दूसरे बड़े कंटेनर में रख देते हैं। ओके, अब जो दूसरा वाला बड़ा कंटेनर है उसमें हमने क्या रखा हुआ है, आइस। ओके, चलिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, आइस रख दिया है। ये क्या है, आइस। ओके, अब जिस किसी भी मेटल का हमें बनाना है कोलॉइडल सॉल्यूशन, उस मेटल का हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो सपोज़ कि हमें यहाँ पे किसका बनाना है कोलॉइडल सॉल्यूशन, गोल्ड का। तो ये जो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं वो किसके लगा दिए हैं, गोल्ड के लगा दिए हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, गोल्ड के हैं। ओके, अब इन दोनों AU और ये भी किसका है, AU, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हैं वो दोनों सेम मेटल्स के बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक एनोड की तरह बिहेव करेगा
और दूसरा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं बहुत हाई वोल्टेज पे। तो यहाँ पर होता क्या है, एक आर्क डेवलप हो जाता है। ठीक है, आर्क मीन्स चिंगारी आप बोल सकते हो। आपने कभी किसी को अगर वेल्डिंग करते हुए देखा होगा तो देखा होगा चिंगारियाँ निकलती हैं, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी चिंगारियाँ निकलती हैं। और चिंगारियाँ निकलने का रीज़न क्या है कि आपने जो वोल्टेज सप्लाई किया है बहुत हाई है, ये क्या हो चुकी है, पूरी इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, और ये कहाँ पे है, वाटर में है। ओके, जिसकी वजह से इतना आर्क डेवलप होता है, और यही रीज़न है कि इसको हम आर्क मेथड बोलते हैं। ब्रिडिग हमने यहाँ पे वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये पूरा ऑपरेटर्स दिया था उसका नाम था ब्रिडिग। ओके, तो पूरा नाम इसका क्या पड़ गया, ब्रिडिग आर्क मेथड। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स, देखिए ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स Au के यानी गोल्ड के पार्टिकल्स का क्या होने लगे हैं, इस पानी में आने लगे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है कि अगर ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, अगर आप इस वाटर को आइस में नहीं रखोगे तो ये पार्टिकल्स तुरंत ही क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, यानी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इधर आपने इसके पार्ट निकाले, उधर ही क्या हो गए, ये वेपोराइज हो गए। तो ये वेपोराइज ना हो जाए, जैसे ये अपने पार्ट में कन्वर्ट हो तुरंत ही ये कंडेंस हो जाए, इसकी वजह से आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है, आइस लगा दिया है। आइस ने टेम्परेचर को काफ़ी कम करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, वेपोराइज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कंडेंस हो जा रहे हैं और इसी सोल्यूशन में क्या होते जा रहे हैं, मिक्स अप होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है। एक प्रॉब्लम आपने सॉर्ट आउट करी है, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या खड़ी हो सकती है, सपोज कर रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, गोल्ड का इलेक्ट्रोड है, आपने हाई वोल्टेज इसको दिया, इससे छोटे छोटे से पार्ट्स यहाँ पर क्या हो गए, आ गए हैं, और आपको डर है कि आपने इतना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किया है कि ये क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, है ना। अब ये वेपोराइज हो जाएंगे तो एक आपके हाथ तो कुछ नहीं आया, आपको चाहिए था क्या, गोल्ड का सॉल्ट सोल्यूशन, तो वो तो मिलने से रहा। अगर ये वेपोराइज हो गए तो वेपोराइज ना हो इसलिए आपने बाहर क्या लगा दिया, आइस लगा दिया, इसमें वाटर ऑलरेडी फिल था, तो उसने क्या कर दिया, आइस होने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी डाउन कर दिया, जिसकी वजह से ये वेपोराइज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ये कंडेंस हो सकते हैं, और हो सकते नहीं हैं, हो जाते ही हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स क्या हो जाएं, कंडेंस हो जाएं, और वापस आपको बॉटम में क्या मिल जाए, गोल्ड मिल जाए। तो क्या आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला, नहीं ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल होते हैं। यही रीज़न है जो ये वर्ड बोला जाता है। इनको स्टेबिलिटी मिलती कब है, जब आप इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो। ओके, तो यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो वो क्या है, KOH है। ओके, अब यहाँ पे KOH आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर करता क्या है, सपोज कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, Au के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये वेपोराइज ना हो जाए इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, आइस लगा दिया। अब ये कंडेंस ना हो जाए तो आपके लिए आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, KOH डाल दिया। तो KOH यहाँ पे वर्क किस तरीके से करेगा, ये देखिए, सपोज कि ये Au का पार्टिकल है, ये भी Au का पार्टिकल है। ठीक है, ये सब Au के पार्टिकल हैं, और आपको पता है कि मेटल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर जो KOH आपने ऐड किया तो KOH किस में ब्रेक होगा, OH नेगेटिव और K पॉजिटिव में। अब ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज यानी OH नेगेटिव चारों तरफ से Au को क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है, और ऐसा सिर्फ इसके साथ नहीं होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके साथ होगा। ठीक है, जब सबके चारों तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिसकी वजह से ये कभी कंडेंस वापस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि सारे एक साथ जुड़ जाएं और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएं, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ओके,
इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे लायोफोबिक कोलोइडल सोल्यूशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही हम एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं वो क्या है, KOH है। ओके, KOH हम ऐड कर देते हैं तो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज हो जाने की वजह से तो सेम, आपको पता ही है कि सेम आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस वापस नहीं हो पाएंगे, रिपल्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और आपको एक कोलोइडल सॉल मिल जाएगा, जो किसका होगा, गोल्ड का कोलोइडल सॉल होगा। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आप एक छोटा कंटेनर लेते हो जिसमें आप वाटर फिल करते हो, ओके, और इस कंटेनर को उठा करके आप एक बड़े से कंटेनर में रख देते हो जिसमें आप आइस रखते हो। ओके, अब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड लेते हो और इलेक्ट्रोड आप उसी मेटल का बनाते हो जिस मेटल का आपको गोल्ड सॉल्ट चाहिए होता है। अब इसमें से आप इनमें एक को एनोड कर देते हो, दूसरे को कैथोड कर देते हो, बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्ट कर देते हो और हाई वोल्टेज इस पर सप्लाई करते हो। तो यहाँ पर क्या होती है, एक आर्क डेवलप होती है और छोटे छोटे से गोल्ड के या जो भी मेटल आपने लिया है उसके पार्टिकल्स वाटर में आने लग जाते हैं। अब ये पार्टिकल्स वेपोराइज ना हो जाए, अगर वेपोराइज हो गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, आइस लगा रखा है, जो वाटर का टेम्परेचर काफ़ी डाउन रखता है, जिसकी वजह से ये वेपोराइज नहीं हो पाते। ओके, अब वेपोराइज नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पर ये कंडेंस तो हो सकते हैं, तो कंडेंस ना हो जाए उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, KOH रखते हो। ठीक है, KOH आप जब इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पर यूज़ करते हो, KOH आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, पार्टिकल सब नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और नेगेटिवली चार्ज हो जाने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाता है, तो ये कंडेंस होके वापस आपको गोल्ड नहीं देते और आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक गोल्ड का कोलोइडल सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट मेथड इज पेप्टाइजेशन। ओके, तो पेप्टाइजेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of, इसको भूलिएगा नहीं, dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte। ओके, देखने में तो ये बहुत आसान है, ये है भी आसान और ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, जो आप इस प्रोसेस में आप एक फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट बनाइए जिसका आपको कोलोइडल सोल्यूशन बनाना हो। सबसे पहले उसका आप प्रेसिपिटेट बनाइए। ठीक है, उसको आप किस में ऐड करिए, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करिए और साथ में उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए और उठा के सबको शेक कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कोलोइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे क्या होता है, वाटर। ओके, सेकेंड हमें क्या चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जो थर्ड चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन तीन चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक, चलिए कोई एग्जाम्पल लेके हम इसको अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डालते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमें क्या चीज़ मस्ट है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए हम एक बेसिक सॉल को लेते हैं। अगर आपको आयरन का सॉल बनाना है तो सबसे पहले आपको आयरन को उसके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट एक्चुअली होता क्या है, सस्पेंशन आप इसको बोल सकते हो या आप इसको इनसॉल्युबल सॉल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं,
आयरन का। तो आयरन को हमें सबसे पहले एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम आयरन की रिएक्शन वाटर से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रेसिपिटेट जो बहुत ही आसानी से आप लेबोरेटरी में बना सकते हो। ये प्रेसिपिटेट हमें आयरन का मिल गया। कैसे मिल गया, हमने आयरन की डायरेक्ट रिएक्शन किससे करा दी, वाटर से। ठीक है, तो हमें ये मिल गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब इसमें, अब भाई आपको ये तो पता ही है डिस्पर्शन मीडियम क्या लेना है, वाटर लेना है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के केस में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालना है, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपको वही ऐड करना है जिस इलेक्ट्रोलाइट में या तो Fe ट्राई पॉजिटिव प्रेजेंट हो या फिर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो। इन दोनों आयन में से कोई एक आयन कंपलसरी है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हम ले सकते हैं FeCl3 का होल थ्राइस, इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे Fe है ना, यहाँ पर भी Fe है। या इसके अलावा हम यहाँ पर ले सकते हैं KOH भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH है और यहाँ पर भी OH है। यहाँ पर हम NaOH भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH है ना। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिस इलेक्ट्रोलाइट में इन दोनों आयन में से एक आयन कॉमन होना चाहिए। ओके, बस यही एक चीज़ आपको इलेक्ट्रोलाइट के केस में ध्यान रखनी है। और दूसरा यहाँ पे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ करोगे उस इलेक्ट्रोलाइट को ही हम पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। ओके, पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। चाहे आप FeCl3 लो, चाहे KOH लो, चाहे NOH लो, या आपके माइंड में जो भी आप बना सकते हो आप ले लो। ओके, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इन दोनों में से कोई भी एक आयन कॉमन हो वही आप यूज़ करेंगे और उसी को हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। तो बच्चों हमें करना क्या है, सपोज हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर लिया, वाटर ऐड कर लिया। साथ में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट यानी पेप्टाइजिंग एजेंट। एक इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया है और इसको हमने क्या किया, बंद कर दिया और अच्छे से क्या कर दिया है, शेक कर दिया है। और हमें क्या मिल गया है, कोलॉइडल सॉल्ट। ओके, तो इसके डेफिनेशन को अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट, ओके, फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन, ओके, इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट, शेक करने के बाद विद किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ। यहाँ पे क्या है, वाटर है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये किसके काम में होगा, किसकी प्रेजेंस में होने वाला है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होने वाला है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल मेथड। ओके, केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।